खबर है कि ईद स्पेशल शो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। नाज़रीन, आज का शो इसलिए भी स्पेशल है कि हमने आज सोचा, हम हमेशा रवायती अंदाज में भी शो करते हैं, मगर आज हमने कुछ ऐसे वेटरन्स को मदऊ किया है कि जिन्होंने ना सिर्फ कि इस मुल्क में बहुत सी ईदें देखी हैं, बल्कि इस मुल्क का नौमौलूद मुल्क को भी देखा है, इसे बढ़ता फलता फूलता भी देखा है, और ये देख रहे हैं कि आज किस मकाम पे। ज़ाहिर है हम इस ईद का शो है, ज़रा लाइट बातें भी करेंगे और इनसे इनकी बायोग्राफिकल जो है इनकी ज़िंदगी ज़ाहिर दिलचस्पी होती है आपको, जिन लोगों को रोज़ आप टीवी पे देखते हैं, जिनकी बातों से आप रहनुमाई लेते हैं, तो हम ज़रा लाइट भी बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के आगे जाके कुछ वतन अजीज़ के बारे में भी जो कंसर्न्स होते हैं हमारे और आपके, चूँकि इन लोगों से जिनका मैं तारफ़ करवाने जा रहा हूँ एक तारफ़ के मोहताज तो नहीं है, नाम ही काफ़ी है, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। ज़ाहिर है एक अहद का नाम है और हम मैंने देख के बड़े हुए हैं। और सेकेंडली एक और हम अहम शख्सियत जो हमारे शो को हमेशा ग्रेस भी करते हैं, हमें गाइड करते हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। शामी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। एक रजाइयत मैंने आप में हमेशा देखी और आपने बड़े, यानी अगर अदवार ज़ाहिर है एवरी एज इज़ एन एज ऑफ ट्रांजिशन, तो कोई ना कोई आप मस्बत पहलू देख लेते हैं, हम उसमें भी आएंगे। और फिर आपका बड़ा मार्कतुल अरा करियर भी रहा कि आप एक, जब दुनिया तकसीम थी, एक डिवाइड थी, जो 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 कोल्ड वॉर थी, उसमें भी आपका एक बड़ा अहम रोल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो जन्मभूमि है वो बड़े सग़ीर की एक ऐसी जगह है कि जहाँ बड़े बड़े नाम पैदा हुए। आपने साफ़त में आपका नाम था, फिर मैं वो जो सलामत अली, और जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो क्या माहौल था, वो क्या कल्चर था, वो क्या बस्ती थी जिसमें आपने आंख खोली, और वो ईद याद है आपको उस ज़माने की कोई? देखें, अब ये 14 अगस्त 1945 को मेरी वालदा की याददाश्त के मुताबिक मैं पैदा हुआ। 2 साल कबल पाकिस्तान, होशियारपुर में। वो भी 14 अगस्त को माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबह के वक्त। तो वो होशियारपुर के साथ एक बस्ती थी शाम 84, ये जलंधर और होशियारपुर के दरमियान। वहाँ हमारे जद्दे अमजद जो हैं हज़रत अब्दुल नबी शामी रहमतुल्लाह अलैह ताजुल आरिफीन, उनका मज़ार है और उन्हीं से वो बस्ती मौसूम। तो वो उनका ताल्लुक़ नक्शबंदी सिलसिले से था। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। रवायत यह है ख़ानदानी हमारी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और उनका जो मज़ार है वो मरजा खलाइक है, और मशरक़ी पंजाब में इस्लाम की इशाअत में और तबलीग में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो अब वहाँ हमारे जो हैं नज़ाकत अली, सलामत अली, ये भी बड़े गाने वाले, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा घराना है। तो एक दफ़ा मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पूछने लगे कि वो भी शाम 84 के हैं, आप भी शाम 84 के हैं? तो मैंने कहा वो सुनाने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। नहीं, वैसे आप भी खूब सुनाने वाले हैं, मगर तहतुल लफ्ज़ में। एब्सोल्युटली। तो हम मौसीकी सुनते हैं, वो मौसीकी। कभी जाना हुआ उस मज़ार पे जो आपके जद्दे अमजद? पाकिस्तान बनने के बाद मैं वहाँ नहीं जा सका। मेरे वालिद गए, लेकिन मैं नहीं गया। 1-2 बार कोशिश की, बस ऐसा हुआ कि भी हालात ख़राब हो गए। और वहाँ तो फिर देखिए कि वीज़ा जो हर शहर का लेना पड़ता है, यानी आप इंडिया तो मैं कई बार गया, लेकिन मशरक़ी पंजाब नहीं जा सका, उसका अलग वीज़ा। 47 में जब आप आए तो बहुत फसाद था, बड़ा कत्ल गारत थी। आप पहले निकल आए या उस वक्त आए, या आपको 2 साल में तो याद नहीं होगा आपको? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जब फसादात शुरू हुए, क्योंकि उसके नतीजे में फिर मेरे वालिदैन जो थे उन्होंने हिजरत की वहाँ से, और मजबूर हुए वहाँ 47 में ही। 47 में। और वो उनकी बातें उनसे सुनते थे। ये हमारा जो इलाका था, इसमें यानी दूसरे यानी इलाकों की निस्बत कुछ कम फसादात हुए। अच्छा। लेकिन हुए बहरहाल, और रहना मुश्किल हो गया। जब पाकिस्तान कायम नहीं हुआ था तो ये ख्याल नहीं था कि ये इलाका जो है वो इस तरीके इंडिया में रह जाएगा, या इस तरह हिजरत करनी पड़ेगी। लेकिन
मतलब जब वो बाउंड्री लाइन खींची गई और वो हिस्सा उधर हो गया, फिर फसादात फूट पड़े, तो रहना दूबर हो गया, तो फिर हमें धकेल दिया गया पाकिस्तान की तरफ। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी हम हुनर और से तो हम मुतमत्तो और होते रहते हैं, इस्तिफादा करते हैं। कुछ आप व्हाट आर योर अर्ली, कहाँ पे आपका जन्म हुआ और क्या वो ज़माना था और क्या आपकी यादें हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस बात की बेपनाह खुशी है कि ज़िंदगी का आगाज़ जो मेरा हुआ वो ज़्यादा, चूँकि वालिद साहब मेरे रेलवे में थे, तो हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं लाहौर में, तो वालिद साहब फिर रेलवे के सरबराह भी रहे कुछ अर्सा। तो मेरी ज़िंदगी के कुछ पहले जो साल हैं वो लाहौर के। अच्छा अच्छा। फिर हुआ ये कि मैं तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, और वहाँ आपको मैं ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी खुशी भी हो रही है कि जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला वो कॉलेज अल्लामा इकबाल का भी था, और ये मेरे लिए बेपनाह इज़्ज़त थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि प्रिंस चार्ल्स जो आज मेरे इंग्लैंड के बादशाह हैं वो मेरे क्लासमेट थे। अच्छा। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। तो उसके बाद मैं क्लास फेलो। अब उनका इकोनॉमिक हिस्ट्री पर रुझान था, मेरा पब्लिक फाइनेंस पे था, बट वी वर इन द सेम। उसके बाद कभी मुलाकात हुई फिर उनसे? बहुत, शादी पे भी था मैं उनके। अच्छा। लेडी डायना की, और उसके बाद में होती रही है वंस इन वाइल जब मैं जाता आता रहूँ। तो मुबारकबाद देने नहीं गए आप उनको? हाँ, मैं अमेरिका में था उस ज़माने में, यूनाइटेड नेशंस में, तो इसलिए जा नहीं पाया। तो आप उनकी शादी पे भी मौजूद थे? मैं, हाँ। लेडी डायना तो यहाँ पे भी, यहाँ इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और शी वॉज़ ए ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि फिर मुझे अच्छी जाने का मौका मिला, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि 15-20 साल मैंने कराची में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और एक जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी कि मुझे वाइस चांसलरशिप, मेरी उम्र सिर्फ 46 साल थी जब मैं वाइस चांसलर बना था कराची यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में फिर मैं यूनाइटेड नेशंस चले गया, और फिर आई हैव कम बैक टू माई होम द लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। आई एम इन लाहौर। लाहौर का शहर मुझे बेपनाह पसंद है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ओ, कोई ऐसा शायर नहीं जिसमें लाहौर पे नज़्में ना लिखी। जिलानी कमरान साहब की नज़्म थी ना, मेरा दिल लाहौर में दफन करना, और हर बंदे ने भी लिखी। शामी साहब, अब थोड़ा सा अब आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं। मुजद्दद साहब ने कहा है कि लाहौर शहरों का कुतुब है। जो हवा यहाँ चलती है ना, पूरे बर्रे सगीर में चल जाती है। वाह वाह, क्या बात, और इसमें कोई शक भी नहीं। शामी साहब, बड़ी मारकतुल आरा ज़िंदगी थी आपकी। जब आप ऐन शबाब में थे तो वतन अजीज़ डिवाइडेड था, कोल्ड वार उरूज पे थी, और आप भी बड़े पॉलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तारीख़ का हर आदमी जो है वो कोई ना कोई मुतनाज़ ही होता है। भुट्टो साहब भी मुतनाज़ हैं। अब तो लोग जो हैं, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े और लीडर जो गैर मुतनाज़ होने चाहिए उनको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो जो ज़माना था, आप में बहुत यानी एक सख्ती और तुंदी देखी। आप राइट विंग की जो टेंडेंसीज थी उनको आप रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या, और आज हम आपको बड़ा धीमा देखते हैं, ऐसे लगता है कि अब आप एक्सट्रीम राइट से थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ गए हैं। इज़ दिस ट्रू? और उस सख्ती और तुंदी की क्या वजह थी? क्योंकि आपके वो बयानात मुझे याद है, मगर मैं सिर्फ आप देखें, वो तो एक ऐसा माहौल था ना, 1970 का इंतखाब हो रहा था। मुझे, अब मैं यानी ग्रेजुएशन की मैंने साहिवाल से, तो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का जो स्टूडेंट्स यूनियन थी, मैं उसका प्रेसिडेंट था। और ये वो ज़माना है जब मोहतरमा फातिमा जना इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, सदारती उम्मीदवार थी। तो हम लोग जो थे, उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया एक तालिब इल्म के तौर पे। तो तालिब इल्म में ज़रा एक बाग़ियाना मामला तो होता है ना, तो वहाँ पर हमारे सज्जाद, हमने मातर मिल्लत यूथ कमेटी बनाई, और सज्जाद मीर साहब हमारे बड़े मारूफ बैंकर हैं और अखबार रईस हैं, वो उसके प्रेसिडेंट थे। मैं तो यूनियन का सदर था। तो हम पर गांव-गांव फिरते थे, मोहतरमा फातिमा जना का पैगाम आम करते थे, अयूब खां के आमरीत के ख़िलाफ़ अपने तौर पर
एक बड़ा जहाद में जेल की भी सोबतें बर्दाश्त की आपने? उस ज़माने में नहीं की, लेकिन बाद में तो बहरहाल फिर जब ये मैं यानी मेरा शुरू से शौक़ था कि मैं अखबार नवीस बनूँगा। और अब जब मैं इस वाबस्ता हुआ इस पेशे से, तो फिर मुझे कराची से मैंने आगाज़ किया रोज़नामा हुर्रियत से, और फिर मैं जंग में चला गया, वहाँ से अखबार जहाँ से होता हुआ फिर यहाँ हफ्ता ज़िंदगी का आगाज़ हुआ 1969 में। और उर्दू डाइजेस्ट पब्लिकेशंस का ये अखबार था, उन्होंने मुझे ऑफ़र की तो मैं यहाँ आ गया। तो वो जो ज़माना था, अब इलेक्शन हो रहा था, एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, इस्लामिक सोशलिज़म का नारा लगा, और एक तरफ फिर हम नौजवान थे, हमें कोई उनकी अदाएँ अच्छी नहीं लगती थी। एक तो हम समझते थे मशरक़ी पाकिस्तान में उनका कोई वजूद नहीं है, और इसलिए पॉलिटिक्स जो है मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों को मिला के होनी चाहिए। फिर जो आपका नारा है इस्लामी सोशलिज़म का, आपको तो अच्छा लगता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। तो हम ये समझते थे, जब भी हमारी बुज़ुर्गों से बात होती थी, मौलाना मोदी से भी गुफ्तगू होती थी, दूसरे लोगों से भी, तो हम समझते थे कि ये जो जब ये सोशलाइज किया जाएगा सोसाइटी को, यानी और ये सारी आप इंडस्ट्री जो है इसको नेशनलाइज कर लेंगे, तो फिर मुल्क जो है उसमें डेमोक्रेसी बरकरार नहीं रहेगी, ना इकॉनमी चल सकेगी। ये हमारी उस वक्त की सोच थी। तो बहरहाल तो हम भुट्टो साहब की सियासत के ख़िलाफ़ थे, और हमने डटकर उसमें अपना नुक्ता नज़र का इज़हार किया। फिर जब वो तशरीफ़ लाए, सुकूत ढाका हुआ, फिर वो मार्शल लॉ आया, तो फिर मैं गिरफ़्तार किया कि जो पहले इब्तदाई अखबार नवीस थे उनमें मैं भी शामिल था। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब। कितना अर्सा आपने जेल में? हमें एक जो तमरी मिलिट्री कोर्ट थी, उसने 1 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी थी। तो आप इतने अमीर थे उस वक्त के? नहीं, हमारे से क्या ताल्लुक जुर्माने का। ये तो जो जुर्माना करने वाले हैं, जुर्माना ना अदा होता तो कोई और 2-4 महीने कैद कर। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब को भी, फिर हमारे साथ हुसैन नकी साहब थे, मुज़फ़्फ़र कादर साहब, वो तो लेफ्ट के थे, डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब थे, वो पंजाब पंच उनका अखबार था। अच्छा, अंग्रेजी, मगर वो लेफ्टिस्ट थे, वो लेफ्टिस्ट थे। तो बल्कि माशाल्लाह तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वो भी क्योंकि नारा मस्ताना लगा रहते हैं, हम भी लगा, जेल में सारे साथी बन जाते हैं, जेल में साथी बन गए। अच्छा, मैं मगर हमने ये किया, जी सर, बड़ी अहम बात जो है, हमने ये फैसला किया कि हम ये जो फौजी अदालत है ना, इसमें अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे। ये मार्शल लॉ जो लगा है, अच्छा, बाइकाट कर दिया उसका। हाँ, हम मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करते, ये गैर दस्तूरी है, हमने बाइकाट कर दिया। और उसमें फिर सब लोगों ने बाइकाट किया। फिर मैंने बयान, उसमें एक तहरीर बयान मेरा बड़ा उस वक़्त भी बड़ा मशहूर हुआ, और हज़ारों की तादाद में वो साइकिल स्टाइल होके उस वक़्त तकसीम हुआ, जिसमें मैंने कहा कि नहीं, हम आपके सामने सफाई पेश नहीं कर सकते, आपको हम अदालत नहीं मानते। तो वहाँ से समझिए कि फिर ये जिद्दोजहद जो है, यानी वो एक तो रही। लेकिन मैं इसी बात को क्यों आपसे लेते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब ये आपका है, एक तस्वुर तो था, और वो नेशनलाइजेशन भी भुट्टो साहब ने की थी, क्योंकि हमारा तो ख्याल था कि वो नेशनलाइजेशन नहीं थी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी, बिकॉज नेशनलाइजेशन इज़ अ टूल टू ट्रांसफॉर्म मार्केट इकॉनमी इनटू अ सोशलिस्ट इकॉनमी। बहरहाल, लेकिन ये आपसे मेरा ये सवाल है, ये बात तो ठीक है कि डेमोक्रेसी की शायद चौक हो जाती, मगर उसके बाद जो सबसीक्वेंट डेवलपमेंट हुई और एक मोनोपोली कैपिटलिज्म आता है, और उसके बाद अब देखते हैं कि सियासत में माल आ जाता है। इंडिया में नारा लगा कि जी 3 M's, मनी, मसल, मीडिया, अब सियासत के पीछे ये ना हो तो सियासत। तो ये जो मोनोपोली कैपिटलिज्म, उसकी सबसर्विएंट डेवलपमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, अगर आप इजाज़त दें तो, हालांकि हमारी उम्र बहुत कम थी, मगर चूंकि मैं ट्रिनिटी कॉलेज में टॉप किया था, तो मुझे जब मैं वापस आया तो मुझे मौका ये मिला कि मैं हमारे उस वक्त के सबसे बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मैं स्पीच राइटर बना। अच्छा, अब आप सोचिए कि मैं एक अंडर ग्रेजुएट, यानी कि कोई 19-20 साल का, चूँकि एक वहाँ उस वक्त एक उनके साथ एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे जो सेक्रेटरी जनरल थे, अजीज़ अहमद साहब। जी जी जी, उनको पता था कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में क्या हो रहा है, और भुट्टो साहब तो ऑक्सफोर्ड के थे, तो मैंने चूँकि टॉप किया था कैम्ब्रिज में एट कॉलेज में, तो मैंने भुट्टो साहब को देखा और उनके साथ मैंने काम किया है, और अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी
कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी ऑन द नेशनलाइजेशन इशू, उसमें हमारी जो पोजीशन थी, मैं जय रहीम साहब के साथ था, वो एक बड़े सीनियर मिनिस्टर बल्कि उस्ताद भी थे शायद भुट्टो साहब के, कहा जाता है एक लिहाज से, बट वो एसेंशियली फॉरेन सर्विस से ताल्लुक़ था उनका। हमारी थिंकिंग एक्सट्रीम पे नहीं थी। एक्सट्रीम की थिंकिंग रखने वाले डॉक्टर मुबशर थे, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और कुछ और एक्सट्रीम सोशलिस्ट, मेराज मोहम्मद ख़ान वगैरह वगैरह। हमारा जो स्ट्रैटेजी था, क्या पहलू था, वो ये था कि सिर्फ बैंकिंग के सिस्टम को कंट्रोल करें, इंडस्ट्री को मत छुएं, ठीक, और बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट प्रोसेस को इस तरह गाइड करें कि आप स्ट्रेटिजिकली ग्रोथ हासिल कर सकें, बट जो प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप है और एक मोटिवेशन है, उसको ना टच करें। तो वी वांटेड ए इंटरमीडिएट सोल्यूशन। मैं आपको क्या बताऊं, वो काबिना एक लिहाज से उस पर तो मैं अभी तक इंशाल्लाह लिखूंगा, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ। हवा पहले चली कि एक कॉम्प्रोमाइज़ सोल्यूशन, मगर तकरीरें उसके बाद में इतनी ज़ोरदार की गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑप्टेड फॉर ए कंप्लीट नेशनलाइजेशन, जो कि रिकमेंडेड नहीं था। और उसके बाद में जो नुकसान हुआ वही हुआ जो हम कहते थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई। उस वक्त ही पाकिस्तान से पैसा बाहर जाने लगा, मिडल ईस्ट वगैरह में। 1973 में तेल की कीमतें बढ़ी तो बड़े बड़े पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ चले गए। अब हुआ ये है कि मोनोपोली, स्टेट मोनोपोली से बाद में 90s में आकर नवाज शरीफ साहब अदर्स ने डीनेशनलाइज कर दिया। उसके बाद जो हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ टेक ओवर ऑफ व्हाट यू कॉल द मोनोपोली कैपिटलिस्ट कैडर। बड़े बड़े जो आपके इस वक्त प्रॉपर्टी में, जैसे कैसीनो कैपिटल की इस्लाह में भी ये आता है, एक लिहाज से आता है, बट आई डोंट वांट टू बी टू नेगेटिव आल्सो। बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारी असल स्ट्रेंथ है, हमारा जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला, वो दुनिया के सबसे काबिल लोगों में से है। आपको पता है पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करता है छोटे छोटे इदारों से, और दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं छोटे इदारों से। इनको हमें नर्चर करना चाहिए था, और ये लाखों की तादाद में इनमें से उभरते कुछ बड़े होते और एक ब्रॉड बेस्ड आपका निज़ाम प्राइवेट सेक्टर का होता, जिसमें इक्विटी भी होती, इंसाफ भी होता और ग्रोथ भी होता। उसे होने नहीं दिया। मोनोपोली कैपिटलिज्म took over the country and today we are paying the price of that kind of capital. आप शुगर इंडस्ट्री देख लीजिए, एक क्लासिक एग्जांपल है। पिछले दिनों रमज़ान के महीने में आपने कीमत बढ़ा दी 20% और से ज़्यादा, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये इस तरह के जो आपके बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े किसान और बड़े बड़े सरमायाकार, ये पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली फ़ायदेमंद साबित नहीं रहे आगे चल के। अच्छा शामी साहब, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप समझते हैं कि ये जो हुआ ये तो थोड़ा हम सही समत में जा रहे हैं? आर वी हेडिंग आज क्या हम सही समत में जा रहे हैं? देखें, जो ये भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन थी ना 72 की, डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह माहिर हैं मईशत के, मैं तो कदना तालिब इल्म हूँ। उसके असरात से पाकिस्तान आज तक नहीं निकला, और जो रिवर्स गियर लगा, मैं समझता हूँ अगर वो नेशनलाइजेशन ना होती तो पाकिस्तान पता नहीं आज कहाँ खड़ा होता, और हम जर्मनी और जापान के हम पल्ला होते। वो मैं रहता हूँ पीको रोड पर। पीको रोड पर एक अदारा है पीको, जो पहले साइकिल पहले बीको था, बीको उसको टेक ओवर किया तो पीको। यानी ये वो अदारा है जहाँ चू एन लाई जो थे वज़ीर आज़म चाइना के,
वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने विजिटर्स बुक पे लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि चाइनीज़ हमारे जो नौजवान इंजीनियर्स हैं Absolutely. वो यहाँ आके इंटर्नशिप करें, हुकूमत पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे। वो एक अदारा जो था ऐसा कि अगर वो होता तो वो आज जहाज़ बना रहा होता, कारें बना रहा होता, ट्रक बना रहा होता। यानी ये यानी था ये सलाहियत थी। आज वो खंडर है। आप जाके वहाँ देखें, जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ और मैं उस पीको का बोर्ड देखता हूँ और फिर उसके अंदर जो खाक उड़ती है तो मुझे पाकिस्तान का पूरा मंजर जो है। नहीं वो ठीक है शामी साहब, ये मुझे बात बताएं भाई, वो हुआ, डैमेज भी हो गया। 90 में अब आते हैं इतने इतने बड़े लोग कि जिनकी ग्रोथ रेट पर्सनल जो है, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1990 में मियाँ शरीफ साहब ने जो यहाँ पे अपना एहसास है दो मियाँ वो 4-5 करोड़ के थे। अगर इन लोगों की ग्रोथ देखें हम, जो सियासत में भी हैं और मैशत में भी है, आसमान पे हैं, और मुल्क की मैशत भी यही चला रहे थे, उसका बुरकस निकल गया। वाई वी कुडंट रिकवर फ्राम दैट जो भुट्टो ने बर्बादी की थी। ये तो कहाँ के कहाँ निकल गए, मुल्क जो है IMF नहीं, वो जो ख़ानदान थे जो उसको तो वो तो निकल गए ना, वो पूरे दुनिया में फैल गए, चले गए। सेटबैक चले गए यहाँ से। जो बाद में आए, वो जो टैलेंट था, वो जो लोग जिनका ख़ानदानी जेन्युइन टैलेंट जो था, हाँ, एक उनके अंदर इनहेरेंट जो रह गए वो टैलेंटेड वो नहीं थे। फैमिलीज वो ख़त्म हो गए। बाकी तो फिर जो एक है ना, ये बाद में बने हैं ना, जो लोग बरसों से अबाइद पेशे थे जिनके, वो बड़ी बड़ी फैमिलीज, उनमें से चंद रह गई। तो उसके बाद ये जो फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ये क्या है, शुगर की इंडस्ट्री लग गई, इसकी लग गई, तो उस तरीके से तो फिर मामला चला ही नहीं ना आगे। यानी फिर वो नहीं चल सका। आप जो समझते, अच्छा अगर मैं समझता हूँ, अगर जनरल ज़ियाउल हक आकर वो चाबियाँ वापस कर देते उन्हीं लोगों को, कुछ वापस भी तो हुई थी। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ये इत्तेफाक वगैरह हुआ, कुछ हुआ, जो घाटे पड़े हुए थे लोगों ने कहा कुछ पैसे भी दिए, बल्कि 30 करोड़ भी गालिबन दिया अब उन्होंने। मुझे तफसील याद नहीं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है, हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 90 में ये मैं प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया से भी ज़्यादा थे, या कम से कम हमारा लोन कितना था 90 में, हमारा फॉरेन एक्सचेंज अब कर्जा कितना था, और हमारा क्या था 90 में। देखिए बात यह है, और मैं चूँकि यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, हिंदुस्तान वॉज पार्ट ऑफ माई टेरिटरी। आई वॉज द डेवलपमेंट हेड for the United Nations Development Program. हिंदुस्तान 90 में पहली और आखिरी मर्तबा IMF के पास गया था। 1990, आपने ठीक कहा, और उनके रिजर्व्स तकरीबन ना होने के बराबर हो चुके थे, उनके बिल्कुल यानी नियर ज़ीरो। मेरी जब मीटिंग्स होती थी हिंदुस्तान की लीडरशिप से, बिकॉज इंडिया वाज पार्ट ऑफ माय टेरिटरी फॉर यूनाइटेड नेशंस के तौर पर, तो मेरी मीटिंग्स काफ़ी इनसे होती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। एक मर्तबा उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही मुझसे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, डू यू नो दैट वी लर्नड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? We had been pledged to public sector development, a kind of a socialist model in the Congress era from the partition. But we were not growing. We were hardly 3-4% growth. We learned from the liberalization that you did in the 90s. When you privatized, when you liberalized, when you opened up the markets, opened up the banks, we did exactly that, and we have succeeded. You have not succeeded, and the reason why you did not succeed is because there were too frequent changes in government in the 90s and thereafter. यानी चलने नहीं दिया, चलने नहीं दिया। 2-2, 3-3 साल के लिए होते थे, आते थे, चले जाते थे। और पॉलिसी शिफ्ट आ गई, पॉलिसी अब वो भी स्विंग था, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग, यही स्विंग होता रहता था। तो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम आवर थिंकिंग। मैं आज कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, इंडिया के बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर लेवल एक्सेप्टेड दिस,
But he said we succeeded because around that time BJP was created and they have continued since then. हमारे यहाँ चेंजेस आते रहे हैं, आपके यानी कि डॉक्टर साहब, एक में ज़मीनी सवाल, आप बात जारी रखिएगा, फिर मैं इधर आता हूँ। इंडिया में शुरू में जैसे नेरोवियन सोशलिज्म कहा कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, यानी तामीन या प्रोटेक्शनिज्म था, वो ग्रो करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी अगर आपने कारखाना लगाना है तो टेक्नोलॉजी भी लेके आएँ। अब जैगवर बन रही है, मर्सिडीज़ बन रही है, BMW बन रही है वहाँ पे, और तब वो इकानमी खोलते हैं जब उनकी नौमौलूद इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। डिड इट प्ले एनी फैक्टर कि वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं? बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान का इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी रही थी पहले 40-50 साल लिटरली। उसके बाद में ये जो रुझान बढ़ा टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, तो आपने जो इंपोर्ट्स पे दरामदात पे जो टैरिफ्स वगैरह लगाते हैं, हिंदुस्तान ने कम किया। मगर आपको हैरत होगी, अभी भी हिंदुस्तान में इंपोर्ट टैरिफ्स हमसे ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको एक नुमाया एग्जाम्पल देता हूँ, आपको हैरत होगी। कपास, कॉटन, हिंदुस्तान डेफिसिट में था बहुत साल। हमसे जब ट्रेड होती थी तो हमसे लेते थे वो कॉटन। आज भी हिंदुस्तान में जो टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ टैक्स जो लगता है कपास के इंपोर्ट पर 60%, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 0%। हमने खोल दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड वी हैव फॉरगॉटन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। अच्छा, ये शामी साहब, ये बात बड़ी दिलचस्प और बड़ी गहरी भी है और बसीरत फरोज भी है। आपसे, क्योंकि इतना गर्म सर्द आपने देखा, यहाँ अब जहाँ हम हैं कोई ज़्यादा काबिल रिस्क सूरत हाल नहीं, क्राइसिस, सिक्योरिटी, सियासत, कोई रास्ता आगे जाता है? क्योंकि रिसेंटली मैं आपको वॉच करता हूँ, आप धीमापन और बातचीत इसकी तरफ आप करते हैं, इससे आगे रास्ता कैसे निकल सकता है? काजी साहब देखें, तजर्बे ने बताया है ना कि हम इस मुल्क के रहने वाले जितने भी हैं, हमें एक दूसरे के साथ जीना है और ज़िंदा रहना है। तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक दूसरे को तहतेक करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके मुखालफों के दरमियान जो पोलराइजेशन हुई और जिस तरीके से फिर आज हम उनको निशान पाकिस्तान पेश कर रहे हैं। हाँ, आज हम कह रहे हैं कि वो जो उन पर मुकदमा चला था उसके अंदर झोल थे। मगर जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था, उनके किसी मुखालिफ ने उनकी ताज़ियत के लिए एक हर्फ अदा नहीं किया। तो ये सबक है। लेकिन हम जो हैं उस पोलराइजेशन को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब इस वक्त वो उनकी अब तो मुस्लिम लीग नून और पीपीपी एक जगह उनमें आ गई, लेकिन पीटीआई में और उसके मुखालफों में शुरू हो गई। यानी फेस बदल गए मगर लक्षण तो वही रहे। अब वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक और जो यहाँ एक आप ऐवान इक़्तिदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो निकलता है वो जेल चला जाता है, फिर बादों का जेल से निकलता है तो वहाँ आ जाता है। तो ये हमने एक जो धमा चौकड़ी मचाई है इसको ख़त्म करना होगा। तो बैठ के आप संजीदगी से देखें, हमारी पॉलिसियों में तसलसल हो। ये क्या है कि एक शख्स आया उसने कुछ और किया, दूसरा आया कुछ और किया। हमारी इस वक्त आप देखिए, डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाएं, तालीम पर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेहत पे हम, IMF ने भी हमें ये कहा है कि आप अपनी तालीम और सेहत में ज़्यादा सरमायाकारी करें, ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ डालें। तो वो हमें पता नहीं, हम पता नहीं किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो ये जब तक हम सुकून के साथ, सब्र के साथ, आप हुकूमत बन गई वो काम करें, जो मुखालिफ हैं वो चयन करें, इलेक्शन हो ठीक तरीके से, जैसे इंडिया में होता है, दूसरे मुल्कों में होता है। यहाँ इलेक्शन हो जाते हैं फिर हम कहते हैं धांधली हो गई है। जीतने वाले हारने वालों को चयन नहीं लेने देते, हारने वाले जीतने वालों को धक्का देने पे लगे रहते हैं। तो ये जो रवैश तरफ आप इशारा कर रहे हैं शामी साहब, आपसे सवाल कि एक स्टेलमेट है, यानी हमें इस वक्त लगता है कि ताकत हो या कैदी नंबर 804 हो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती। तो क्या फ्यूचर नज़र आता है आपका? जो इस वक्त ज़ाहिर है पॉपुलर तो हर कोई मानता है वो हैं,
आपको डू यू सी हिम कमिंग आउट ऑफ दैट, और कोई थोड़ी बहुत लचक पैदा करते नज़र आते हैं वो दूसरी संप भी? भाई साहब, पॉपुलैरिटी तो घटती बढ़ती रहती है ना, और स्टॉक एक्सचेंज की होती है, आज शेयर बढ़ गया कल घट गया, ये कोई मुस्तकिल चीज़ तो है नहीं। बुनियादी बात यह कि दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जो ऐसे चल रहे हो कि आप एक लीडर कहे मैं दूसरे से बात नहीं करूँगा, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त भी अपने मुखालफों के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज उनके मुखालिफ हैं तो वो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं। तो कैसे, यानी ये तो सारी दोनों को सोचना पड़ेगा ना, कब तक हम ये टेंशन कितनी पैदा कर दी, हर घर में टेंशन है, हर घर में डिवीज़न है, तो कैसे हम इस माहौल में एक तरफ दहशत गर्दी है जो हमारा जोग्राफिया है, उसके बाद लवाजमात हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो ये हमें गौर करना होगा, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, आगे एक एक कदम पीछे हटना होगा या कहने हैं एक कदम आगे आना होगा। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है, हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये जो आपने अभी बात की डॉक्टर साहब, दुनिया में टैरिफ ऊपर जा रहे हैं, टैरिफ की लड़ाई शुरू होगी। अभी IMF ने हमें ये कहा है कि जी आप टैरिफ गिरा दें, और मैं कल खबर देख रहा था शहबाज राना साहब की कि जनाब अब तो ये बाहर की गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी, हम टैरिफ जो हैं वो भी और गिरा रहे हैं। तो क्या है, तब तो शौकत अजीज़ साहब ने हमारे टैरिफ गिराए थे शुरू में, जब हमारा खोला वो रजीम जो थी, तो ये इससे आप कैसे देखते हैं, इससे क्या हमारी लोकल इंडस्ट्री बढ़ेगी या जो थोड़ी बहुत है वो भी? देखिए, ये जो टैरिफ वॉर है इसका आगाज़ तो आपको पता है अमेरिका ने किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ये हमारे वर्ल्ड इकॉनमी के लिए बिल्कुल नामुनासिब है। और ये जो कहना कि काउंटर एक्टिंग टैरिफ, कि आपके मुल्क में अगर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ ज़्यादा है तो हम भी आप पर उतना ही लगा देंगे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये डेवलपमेंट्स की अहमियत इसलिए है कि दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट जो है पाकिस्तान का वो अमेरिका है, और ग्रोथ भी वहाँ बहुत अच्छी है, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, और तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर तक हम पहुँच चुके हैं एक मुल्क में। अब अगर वो टैरिफ्स लगा देते हैं तो यकीनन बहुत मुश्किलात होंगे पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान को अब ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, ये वगैरह वगैरह से हटकर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की ज़रूरत है, जिस तरह हिंदुस्तान ने हमसे सीख कर अडॉप्ट करके आगे बढ़ गए। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि कुछ 4-5 साल पहले अगरचे हिंदुस्तान की फ़ीकस आमदनी हमसे 30-35% ज़्यादा थी, उन हिंदुस्तान में गुर्बत हमसे ज़्यादा है, गुर्बत हमसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से उस लिहाज से अब बड़ी है, पिछले 2-3 साल में 44% तक पहुंच गई है, मगर हिंदुस्तान में कोई 5-6 साल पहले ये तकरीबन 45% तक पहुंच चुकी थी। तो इंडिया हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ। तो निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि पूरी एंथुजियाज़म, इनिशिएटिव और मोटिवेशन से ग्रोथ लाए जाए और उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बारे में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स हमारे मुल्क में ऐसे स्ट्रॉन्ग अशराफियाँ हैं कि वो ये होने नहीं देते, अब नहीं देते हैं। और नतीजा ये है कि आपको मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि पाकिस्तान में हमारे जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल सेंसस है, उसने ये बताया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 4% जो हैं बड़े ज़मींदार पाकिस्तान के, उनके पास 35% ज़मीन है और 50% इरिगेटेड ज़मीन है, सिर्फ 4% के पास।
तो ये जो है इस तरह की जो जिसे कहते हैं ना इनइक्वालिटी, मसावात की कमी, उससे हमें कम करना बहुत मैं एक ज़िमनन सवाल में शामी साहब से मैं एक सियासी सवाल पूछना चाहूँगा। बिजली फंडामेंटल है, दुनिया में सबसे महंगी बिजली हम दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री कैसी उठेगी? नहीं उठेगी। और आपने ये देखा है कि हमारे पिछले 5 साल में एक नुमाया फ़र्क है शरह नमू में। हमारा जो ज़री शोबा है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। पिछले साल ख़ास तौर पे रिकॉर्ड आउटपुट था आटे ये इसका, कपास का और गंदम का। इंडस्ट्री बैठ गई है। पिछले 4-5 साल से इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट उसकी वजह आप समझते हैं फंडामेंटल बिजली है? बिजली का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि अगर आपको कीमतें मुनासिब रखनी है डिमांड के लिए और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स में कम्पिटिटिवनेस रखनी है, तो बिजली की कीमत बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कीमत हिंदुस्तान और बांग्लादेश से 2 से 2.5 गुना है। तो इंडस्ट्री तो कम्पीट नहीं कर पाएगी। और आपको सुन के हैरत होगी कि रोज़ाना मिलें बंद होती जा रही हैं। और अच्छा, इसी से मैं क्यों लेता हूँ शामी साहब, ये जो आपने सुना, मुश्किल दुनिया है, दुनिया में ट्रेड वार भी शुरू होगी, सियासत की लड़ाई भी शुरू होगी। आप समझते हैं, जिसे हम कहते हैं आर वी इक्वल टू दी ओकेजन, जो एक तो हम अंदर लड़ रहे हैं, एक बाहर की बहुत मुश्किल दुनिया हमें दामनगीर है, तो आप समझते हैं कि हमारी प्रेजेंट लीडरशिप जो भी है वो हमें इस मझदार से निकाल पाएंगे? हमें कोई रजाइयत, कोई रोशनी नज़र आ? नहीं, देखे ना, हमारे अंदर एक जौहर तो है, थोड़ा सा मौका मिले तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप देखें बड़े मुश्किल हालात से गुजरे हैं, हमारी इकॉनमी जो है उसको एक संभाला मिला है। तो बात यह है, इस सब के बावजूद दहशतगर्दी हो रही है, सियासी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके बावजूद हम पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये माहौल बेहतर हो जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं मायूसी की बात तो नहीं, देखें ये तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। हमसे अपने हाथ पाँव छोड़ के तो बैठ नहीं सकते। कौमें जो हैं उनको अपने मामलात खुद दुरुस्त करने पड़ते हैं, कोई बाहर से आके उनके मामलात दुरुस्त नहीं करता। किसी कौम ने ऐसे तरक्की नहीं की, ये कोई गमले का पौधा नहीं है, कोई ला के आपके चैन में रख देगा तो आप एक बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे। बिल्कुल। तो जो कुछ करना है हमें करना है, और हमें ज़्यादा और हमें इंशाल्लाह हम करेंगे। यानी इसके बावजूद जो भी हमारी मिसाल के तौर पे पंजाब में बड़े इनिशिएटिव लिए जाते हैं। उन्होंने कहा जी हम सोलर देंगे, मरीम साहिबा ने ऐलान किया कि जी इतने लाख लोगों को हम सोलर, और सोलर का पता लग चला जी नेट में। वफाक ने कहा कि नहीं जनाब ये तो हम कर ही नहीं सकते, वो IMF ने ये कह दिया। तो इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी, वो चाहे भी कुछ करना तो लगता है जैसे उसके पाँव बंधे हुए हैं। नहीं, हम मुसीबत तो हम अपना बिजली का मामला देखें ना आप, अब 10 रुपये में बिजली ले रहे हैं, जो हाइडल में भी बिजली है ना 10 रुपये यूनिट, और बेच रहे हैं उसको आप 40 रुपये 50 रुपये यूनिट। yes. और जब आप यहाँ कह रहे हैं अब सोलर से भी हम उतनी लेंगे, अगर ना लेंगे तो आपको खसारा होगा। तो एक तो पेचीदा सूरत हाल है ना। पीस ने उनको मुंतखब करके वहाँ भेजा है, तो हम निकल पाएंगे इससे, इस बिजली के क्राइसिस से? क्योंकि दिस इज एज यू ऑल बोथ से कि दिस इज फंडामेंटल टू आवर रेस्क्यू आउट ऑफ दिस। आपको हैरत होगी कि एक मुल्क है जिसका नाम है थाईलैंड, वो आज बहुत तरक्की कर रहा है। उनके साथ भी एक वक्त बड़ा मसला था बिजली का, और उन्होंने एक बड़ा नहायत ही उम्दा तरीक़ा निकाला इस मसले से निकलने की, कि अपने टैक्स में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से जो भी आप ख़र्चा करेंगे 2 गुना ख़र्चा आपका कट जाएगा, ताकि आपकी प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए, टैक्स का बर्डन कम हो जाए। यानी टैक्स काट दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये किया है कि कॉस्ट बढ़ा दी आर्टिफिशियली, कि अगर बिजली पे आप 10 रुपये दे रहे हैं तो रिपोर्ट करेंगे 20 रुपये, ताकि आपकी प्रॉफिट ऑन पेपर कम हो जाए।
और आपका टैक्स का जो बर्डन है वो कम हो जाए। अच्छा 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 Is so in order to take care of the extra problem of bijli and to raise the profitability corresponding to a lower price of electricity, they have done this. हमें भी ये करना चाहिए, बिल्कुल करें। और दूसरी तरफ, with all due respects, the time has come when Pakistan must move towards a charter of the economy. इस पे एक एग्रीमेंट हो और अल्लाह के फजल से आपका ये मासूम सा मैं प्रोफेसर, यानी इसको कंक्लूड करता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि हर चारा घर को चारा घरी से गुरेज था, वरना जो हमको दुख थे बहुत लादवा ना थे। तो आज हमने नाजरीन इस शो में दो वेटरन और दो स्टालवार्ट्स अपने अपने शोबे के चीज़ों को समझने की कोशिश की और उम्मीद भी बंधी कि ऐसा नहीं है कि ये दुख सारे लादवा हैं, हम इनसे निकल सकते हैं अगर विल हो, इरादा हो और कम अज़ कम जिस तरह शामी साहब ने कहा कि भाई एक दूसरे से बात ही कर लें, हमारी खातिर ही कर लें, अपनी खातिर नहीं करनी। तो ये था हमारा आज का ईद का शो। बहुत शुक्रिया, हमें देखते रहिए और इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी।